खर्चा कर लिया इस बार, मजबूत भी है, मेरे से महंगा है, मजबूत है, दिख रहा, दिखने में लग रहा है हमारे स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर है। एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा कल फिर आप 10 बजे आए। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं सोचा सरप्राइज दे दूं, इसलिए मैं आ गया कल टाइम से। मैंने कहा डीएसपी सर की क्लास है, कुछ टाइम से छोड़ चले जाएंगे, बच्चे खाली घूमेंगे। हाँ बोलो, कई बच्चे लेट आए थे। और बता क्या बोलते उसको, कुछ कहने वाला था, चलो खैर छोड़ो, पता नहीं क्या कहने वाला था। सारे लोग आ गए हो तो कहानी शुरू करें हम लोग। बस ये सब क्या है, मजाक है क्या? कोई त्योहार है आज? मुझे लगा कोई फेस्टिवल होगा जिसके बच्चे गायब हैं। यानी वो संख्या कभी नहीं आ पाएगी जो पहले हुआ करती थी। अब सबको मालूम चल गया कि ड्रामा हो रहा है। नहीं, यही मालूम चल गया कि ड्रामा हो रहा है। क्या जी? वो जो अब नहीं आ रहे हैं वो डीएम बन चुके हैं। नहीं, 4-5 बच्चे तो डीएम उसी समय बन गए थे जब क्लासेस शुरू हो रही थी। और मैं आज अपना मार्कर लेके आया हूँ। बहुत झंझट होती है। आपको क्या लगता है कि मुझसे लोग ही नाराज हैं? ये भी नाराज है। जिनको हम समझ नहीं सकते उनसे नाराज होना ही बेहतर है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये है कि हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य खत्म कर लिया था और गुप्त साम्राज्य के पश्चात हम लोगों ने उसका रिवीजन नहीं किया था, है ना? तो क्यों ना कम से कम कुछ 10-15 क्वेश्चन ओरल रूप में हो जाए। और मैं जितने धीरे बोल रहा हूँ मैं उतनी धीरे बोलूँगा, सुनना आपको पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करूँगा सभी को, सभी ग्रुप में हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ। ग्रुप में सभी लोग हैं ना? कुछ प्रश्न काटने को मैं उन्हें काट रहा हूँ, समझ रहा? अभी नहीं आए। एक्चुअली क्वेश्चन के फोटो मैंने खींच ली थी सुबह आज, लेकिन मैं उनको एडिट नहीं कर पाया था।
आप लोग सुबह लेट क्यों आते हैं? सर जी कह रहे हैं कि बच्चे आते हैं 8:30 बजे तक, इसलिए क्लास हमारी लेट शुरू होती है और इसीलिए हम लेट हो जाते हैं। हमारी क्लास 12 बजे कहीं और शुरू होती है हमारी, इसलिए हमको इसे टाइम छोड़ना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर उतना ही टाइम दे पाएंगे जितना उस क्लास और इस क्लास के बीच में टाइम है। इसीलिए आप लोग सुबह टाइम से आइए, वरना हमें टाइम से क्लास नहीं मिलेगी और मेरे द्वारा आपको क्लास फिर कम मिला करेगी, बजाय 1.5 घंटे के और कम मिला करेगी। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी क्लास लूँ यहाँ पर। इसलिए सुबह टाइम से जो भी टीचर आया उसको बोलो कि टाइम से क्लास को छोड़ दें, जो भी टीचर हो मुझसे पहले। चलो एक आध बिना कटिंग के हैं, बात ये कि इसमें आंसर की दी हुई होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग ऐड नहीं है वो हेलो लिख के भेज दें हमारे नंबर पे। जो लोग ऐड नहीं है वो नंबर पे हेलो लिख के भेजो, उनको ऐड करते हैं। पूछ लो किसी से भी, वो कभी भेज रहा हूँ। अरे कोई नंबर बता दो भाई। हैं? हमारे बताओगे और किसका बताओगे? किसी और का बताना है? राम सिंह भी ऐड नहीं है, तो गजबे हो गया कभी। गर्ल्स में तो कोई नहीं जो ऐड नहीं है। गर्ल्स में ऐसा कोई है जो इस ग्रुप में ऐड नहीं है? लिंक पे क्लिक करो, तो एक लिंक भेजा है। यूपीएससी बॉयज हिस्ट्री वाला। तो हाय भेजो। ऐसा मैं लिंक फटाफट भेज रहा हूँ ना, फटाफट, ऐसे टाइम लगेगा। और कोई? यानी अभी फिर से भेजने पड़ेंगे सारे, क्योंकि आप लोग मिल नहीं पाएंगे। देखो आ गए होंगे सारे लोग, चेक करो। आ गए? चलो शुरू करते हैं। आपके पास है मोबाइल? 4 लड़कियों आपके पास है, तो आप फिर मैनेज कर लो, उस तरह जाके बैठ जाओ।
120 से चालू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करना है इसमें। अमीर खुसरो, कालिदास, हरसेन, बाणभट्ट। इसका बी होगा। बताओ कुछ। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास का चंद्रगुप्त सेकंड। कोई और खासियत कालिदास की? बाणभट्ट कल ही बताया था। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ तो बी लॉक करो। बी A4, B1, C2, D3। ऑप्शन बी लॉक कर दो। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। बख्तियार खिलजी मुगल थे, मुस्लिम थे, मुसलमान लगाया? नहीं 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 नहीं, मुसलमान यहाँ पर शब्द रख दिया। इन्होंने यहाँ पर खिलजी वंश रखना चाहिए था। अगर उन्होंने मुगल लिखा है तो उन्होंने ऑप्शन डी दिया है, उन्होंने लिखा है मुगल। अगर इनको मुगल देना है तो ये यहाँ पर देते खिलजी वंश या खिलजी। इन्होंने यहाँ पर मुसलमान दे दिया, मुगल दे दिया। दोनों का रिलीजन सेम है तो पॉइंट यहाँ थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन ये किसी एग्जाम का है इसलिए हम लोग गलत साबित नहीं कर सकते इसको। आप में से जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर भेजे हैं मैंने, वो या तो IAS के हैं या PCS के हैं, सभी प्रीवियस ईयर के हैं। कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं बनाया गया है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपके एग्जाम्स में किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। कौन सा है? कोई ऑप्शन निकालो। हम तो बताएंगे, आप लोग तो बताओ कम से कम। कौन सा है? नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। क्या चीज? बिहार है तो लगाओ आप उदंतपुरी। ये बिहार बनवाया था गोपाल ने। देखो बिहार में विश्वविद्यालय में फर्क होता है। ठीक है, गोपाल ने, पाल वंश के जो शासक थे, उदंतपुरी उसी ने बनवाया है। 750 ईस्वी के लगभग। अगर इसमें हो, ठीक है, सही है। अगला बढ़ाओ। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। दूसरा विकल्प है चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उससे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। दोनों में से कौन सा सही है? पहले तो पहली लाइन ले दो। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। तो क्या फाहियान कनिष्क के दरबार में आया था? तो ये गलत हो गया। दूसरा, प्रतिरोधी तो था नहीं। इससे पहले वह बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। कौन? हर्ष। लेकिन जैसे ही वह मिला अपने हेनसांग से, वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। इसका मतलब है प्रतिरोधी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? CU की किसने लिखी? हेनसांग। को क्यों की, किंतु, सिकिया पोनो। वाह भाई। 98 नंबर। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग।
जिसकी कल बात हो रही थी, युआन च्वांग यानी ह्वेन सांग ने तत्कालीन भारत की दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, पहले ये आईएएस का क्वेश्चन है, और आईएएस का क्वेश्चन ऐसा आता है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हलवा नहीं होते हैं, ध्यान देना है। अब कथन को पढ़ो। वो लिख रहे हैं कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। सही है या गलत है? एग्जाम हॉल में आंसर लगाने की स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है। जैसे आपको मालूम चले, इसमें क्या लिखा है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे या नहीं। सही लिखा था उसने, गलत लिखा था? उसने ऐसा लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? उसने लिखा है कि नदी और मार्ग सुरक्षित नहीं थे, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ एक। तो जरा देखो ये किसमें किसमें है। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। सही कौन सा हो गया? ये हो गया। जबकि हमें नहीं पता कि इसके आगे के ऑप्शन हमें पता है या नहीं पता। हमारा एक विकल्प क्लियर था और देखो उत्तर लग गया, और ये उत्तर 100% श्योर है, सही है। ये होती स्ट्रेटेजी। अगर आपको मालूम चल जाए तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं। और इससे आप जो कथन पढ़ते हैं उसमें आपका कथन ना पढ़ने से टाइम बचता है। आप उस टाइम का उपयोग अगले क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो अब मैं आज बात खत्म कर दूं, लेकिन इसको मतलब आपको बता दूं, एक्सप्लेन करवा दूं सारी चीजें। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, साइलेंट रहो आप लोग, साइलेंट। मैं धीरे बोलना चाह रहा हूं, मुझे जुकाम है, फिर भी मेरी आवाज तेज ही निकल रही है। और आप लोग और अगले बढ़ जाते तो मैं और धीरे बोलता। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। आपने उत्तर कौन सा लगाया है? 2 और 3। तो इसके टॉपिक आपको कंप्लीट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मैं समझाऊंगा अभी कि क्या बात है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये पॉइंट सही है। समझाने के लिए आपके पास, मेरे पास केवल दूसरा ऑप्शन है। कौन सा? जहां तक अपराधों की बात हो रही है, अपराधों के संबंध में क्या हुआ करता था उस समय कि कुछ विशेष प्रकार में क्या लिखा है, विष जल और अग्नि। जब आदमी अलौकिकता में जीता है तो ध्यान रखना, वह व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता है। न्याय का मतलब जैसा न्याय होना चाहिए वैसा न्याय नहीं कर पाता है। अगर कोई ब्राह्मण के अलावा कोई और अपराध करता था तो उसको आग के ऊपर चलना पड़ता था, अग्नि परीक्षा। अगर आप निर्दोष हैं तो आप नहीं जलेंगे, अगर आप दोषी हैं तो आप जल जाएंगे। आग जला दी खूब बढ़िया करके, और उस आग में आपको चाहे रख दिया गया या आपसे कहा कि आपको इतने क्षण रुकने के पश्चात इससे बाहर निकलना है आग से। और ये सिस्टम किसके लिए होते थे? ये सिस्टम होते थे वैश्य, शूद्र और क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मणों के लिए ये प्रावधान नहीं होता था। कौन बच जाएगा? वो कहता भैया हमने अपराध किया है, फांसी में लटका दो, जलने से तो अच्छा था। जो ये प्रावधान था ये सभी के लिए था। ब्राह्मण के लिए मात्रा कम होती थी इसकी या फिर नहीं होती थी। यहां पर भी कंफ्यूजन है
कि या फिर नहीं होती थी, ये भी किसके लिए? अन्य लोगों के लिए। आप विष पिएंगे, अगर आपने अपराध किया है तो आप मर जाएंगे, अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आप जीवित रह जाएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है कि कोई आदमी बच जाता होगा? जाहिर सी बात है मरता होगा। क्या ये न्याय का प्रावधान ठीक था? एकदम गलत था। ठीक, उसके बाद जल था। किसी भी व्यक्ति को एक विशेष या निश्चित समय तक उसको पानी के अंदर रखा जाए। अगर आप निर्दोष हैं तो आप जिंदा वापस आएंगे, और अगर आप दोषी हैं तो पता ही क्या हो जाएगा। क्या एक भी नियम न्यायिक व्यवस्था को उचित ठहराता है? वर्तमान में अगर ऐसा होने लगे क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे न्यायाधीश होगा। पहले तो अपराधी नहीं होंगे, अपराध होते हैं। देखो, फांसी की सजा इस समय दी जाती है, क्या फांसी के डर से हत्याएं कम हो रही हैं? क्या फिरौती कम हो रही है? क्या रेपों की संख्या कम हो रही है जबकि फांसी दी जाती है? दिक्कत क्या है? दिक्कत है न्यायिक व्यवस्था का संचालन देरी से और महंगा होना। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि कोई कोर्ट के चक्कर लगा ले। कैसी? बस यही तो पॉइंट है। अब रही बात इसका मतलब कि वो जिम्मेदारी से क्यों नहीं निभा रहे, करप्शन इसका मूल जड़ है। और रही बात करप्शन की, अगर आपने कभी कह भी दिया कि नहीं करप्शन समाप्त हो जाए तो यहाँ से जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में हर चीज़ खत्म हो सकती है, भारत में करप्शन खत्म नहीं होगा। करप्शन आज से नहीं है, करप्शन रामायण काल से चला आ रहा है, करप्शन महाभारत काल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है। भाई करप्शन तो जहाँ तक है कि हर आदमी लालच के रूप में दूसरा काम करता है, लालच में ही करता ना, करप्शन ही तो हुआ होगा। भाई सुग्रीव ने क्या किया था अपने भाई के साथ? सुग्रीव ने अपना राज्य पाने के लिए करप्शन ही तो किया था, नहीं किया था? करप्शन ही तो किया था सुग्रीव ने, अपना राज्य पाने के लिए दूसरे को भेद बताया, अपने भाई को मरवा दिया। करप्शन आर मैनी टाइप्स, किसी प्रकार का करप्शन हो सकता है। विभीषण ने क्या किया? कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी ने तो कुछ किया था। करप्शन चला, करप्शन हमारी मूल जड़ है। इस काल में जो ब्राह्मण थे वो मृत्यु दंड से मुक्त थे, सबसे मेन पॉइंट है ये। करप्शन मृत्यु दंड से ये लोग मुक्त थे, जबकि अन्य लोग मुक्त नहीं थे। अगर ब्राह्मण चोरी करता था तो उसके लिए सर्वाधिक दंड था। पॉइंट मेरा लग रहा होगा ना कि सर जी उल्टा क्या बोल रहे हो? जो ब्राह्मण था उसके लिए दंड कैसा था? सर्वाधिक, क्या करने पर? और जो शूद्र था उसके लिए सबसे कम दंड था। पूछो क्या है? क्योंकि ब्राह्मण के लिए चोरी करने का कोई मतलब ही नहीं होता था। ब्राह्मण ने किसी काम के लिए आपसे कहा कि ये काम करना है तो मतलब, क्योंकि अगर आपने उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। जो स्वर्ग में जो 6x6 या 10x10 का जो कमरा है वो आपको नहीं मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मरने के पश्चात आप अपना बाकी का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि वो इस जीवन को तो संभाल नहीं पाते हैं, अगले जीवन का ठेका ले लेते हैं यहीं पे, और उस ठेके के अंतर्गत ढेर सारे गलत काम भी करते हैं। एक एक यज्ञ को करवाने के लिए कई लोग तो लाख लाख रुपए तक खत्म करते हैं। होता ऐसा नहीं होता है? खैर जो भी हो,
शूद्र के लिए इसलिए क्योंकि शूद्र का काम ही यही था, बेचारा कहीं ना कहीं जब भूखा तो रोटी चुरा चुरा खाता होगा। तो जो मामला बार बार आ रहा है, सोचा होगा अरे यार ठीक है चलो 2 कोड़े और बात खत्म करो, क्योंकि ये कल फिर से आएगा, इसलिए ऐसा था। हाँ, दूसरी बात है कि अन्य कोई कार्य करने पर, अन्य किसी भी प्रकार का जो गलत काम करने पर ब्राह्मण को सबसे कम दंड था। किसी की हत्या कर दी ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण के लिए छोटी मोटी सजा दे दी, फ्री हो गया ब्राह्मण। लेकिन अगर शूद्र ने, शूद्र का मतलब ये हो गया यहां पर वैश्य भी शामिल हो जाएगा, इसमें क्षत्रिय भी शामिल हो जाएगा, उसके लिए मृत्युदंड था। ये प्रक्रिया थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इनके जो टॉपिक्स है ना वो क्लियर होते जाए आपके। हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा सही, 98 का। आप लोगों ने लगा ही लिया था सब कुछ सही। अगला 96, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष। ठीक है। अगला, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। पहले कहाँ थी? और कन्नौज कहाँ है भाई? कन्नौज, हाँ, राजा वीर हो गया था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका? पुलकेशियन। ठीक। इससे यह भी साबित होता है कि उसका जो शासनकाल रहा होगा वो नर्मदा नदी तक था। इसका मतलब है कि वह हार गया था। किससे? पुलकेशियन द्वितीय से। और पुलकेशियन द्वितीय कौन से वंश का राजा था? कौन सा था? इसका शासन का विस्तार कहाँ कहाँ था? कर्नाटक और महाराष्ट्र तक लगभग ना, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में। कौन से चालुक्य कौन से वंश से संबंधित थे? एक तो हो गया चालुक्य वंश। चालुक्य वंश भी किसी एक विशेष जाति के लोग थे। कौन? राजपूत थे ये। कौन थे? राजपूत। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी वही है, ए कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? हैं? 80 के बाद 85। कहाँ पहुंच गए हम लोग? हम बताएं, कुछ लोग पहले वाले फोटोज में हैं, कुछ लोग हो गए बाद वाले में। दोबारा में आए ना? नहीं, दोबारा में फोटो आए हैं ना, दोबारा वाले क्लिक करो, वो फिर सबको मिलेंगे। दोबारा भेजा था हमने, इसमें देखो। नहीं, क्रम से तो आया है। देखो 2 बार भेजा है हमने, है ना। एक पहले भेजा था, फिर कुछ बच्चों को हमने जोड़ा अभी, और जिनको बाद में जोड़ा है उनके पास ये वाले फोटो नहीं पहुंचे हैं। उनके पास कौन से पहुंचे हैं? बाद वाले। तो जो बाद में दोबारा से आई है पीडीएफ, उस पर क्लिक करो आप। चलो फिर ढूंढ लेना कौन सा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या करोगे? चलो 88 के बाद में आता है 85। आप लोग एक काम, चलो ठीक है, एक काम करो, आपके पास सारे फोटो इकट्ठे आ गए ना आप लोगों को, इसलिए आप ढूंढ नहीं पा रहे। आप सबसे लास्ट फोटो से ट्राई करो, सबसे लास्ट में जाओ, जो फोटो है टोटल, उस टोटल फोटोज में आप सबसे लास्ट में क्लिक करो। ऐसे ऊपर कर लो सब, ठीक है। और लास्ट क्लिक करो, इसमें देखो लिखा होगा न्याय दर्शन के संस्थापक थे।
71 नहीं, फिर और न बच्चों को नहीं मिल रहा है। आ गया, सबसे लास्ट वाला 71 होगा। ऑल क्लियर? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? और कोई? ये मैं लिखा चुका हूं, दर्शन भी लिखा है और उनके आगे उनके नाम भी लिखा है। षड दर्शन का आपने नाम सुना? षड दर्शन, ये षड दर्शन का ही एक भाग है और उसके जो ऋषि थे वो थे गौतम। ठीक है, आगे 75 है, उल्टे चल रहे हैं। सबसे नीचे वाले पे क्लिक करो। कैसा कैसा बात करते हैं आप लोग, छोटी छोटी बात को समझा करो ना। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग। इनमें से ये 5 गौतम, इन 5 जो नाम लिखे हुए ये षड दर्शनों में से 5 तो आपको यहीं पे मिल गए। ये पांचों क्या है? एक प्रकार के दर्शन है जिनको हम लोग क्या कहते हैं। अब ये बताओ कि किसने कहा कि वेद शाश्वत सत्य का मतलब ये है कि वेदों में जो कुछ भी लिखा है वह झूठ नहीं हो सकता। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये कहा है मीमांसा ने। कौन मानता है ये बात? मीमांसा मानता है। ठीक है, 76 निम्न में से कौन सा एक भारतीय षडदर्शन का भाग नहीं है? लोकायत और कापालिक। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये नहीं है, लेकिन फिर ये है क्या? नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, हमारे सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए ना। तुमने सिर्फ 6 पढ़े हैं, अब 8 पढ़ी हो। ये लोकायत और कापालिक शैव धर्म के अंग है। शैव धर्म आपने सुना है ना, ये उसके अंग है। कापालिक एक विशेष प्रकार के अघोड़ी हुआ करते थे जो कपाल में भोजन करते थे, मनुष्य के कपाल में, उनकी खोपड़िया में। सोचो पर कि कितनी हिम्मत है कि हड्डी में रखकर खाना खा रहे हैं। ये है, इस टाइप का ख्याल आएगा ना। अब मैंने सुनो, अब आप लोग ये तो कर रहे हो नहीं, लेकिन ये मुर्गे की हड्डी तक खा जाते होंगे, है ना, मुर्गे और बकरी की। चलो अगला पॉइंट 67। आराम से 67 में देखते हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? 67 चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या अशोक के समय पतंजलि थे? हाँ या ना? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं पता? कुछ तो ध्यान दिया करो। पुष्यमित्र शुंग लगा लो। है कौन सा? सी ही है? हाँ सी है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है? पतंजलि। तो आज सबको पता होगी, बाबा रामदेव। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन की बात हो रही है।
कपिल, गौतम, नागार्जुन, चारवाक। गौतम तो ना ही लगाओ, अभी हम बात कर चुके हैं न्याय दर्शन में, है ना। न्याय में गौतम कंप्लीट हो गए, योग में पतंजलि कंप्लीट हो गए। अब ये जहां भी है उनको काट देना अलग से। कौन सा लगाएंगे इसमें? कपिल। चारवाक का दर्शन पता आपको? चारवाक का दर्शन बहुत विशिष्ट दर्शन है। अगर लाइफ में सफल होना है तो उसको पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश निकाल लो। हालांकि हमारे देश के विभिन्न ब्राह्मणों ने उसके जितने भी ग्रंथ थे उनको नष्ट करके जला दिया, या तो नष्ट कर दिया या फिर जला दिया। क्यों? क्योंकि चारवाक हमेशा ही आवाज क्यों आ रही मेरे पास? आवाज नहीं भाई। चारवाक हमेशा लौकिकता की बात करते थे। वो कहते थे कि जो प्रयोग और परीक्षण के द्वारा सही निकले उसे ही मानो। जैसे ब्राह्मणों ने उस समय कहा था कि आप यज्ञ हवन कीजिए और आपके लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। चारवाक उनके विरोध में बोलते थे कि देखो यज्ञ एवं हवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो ये मानते थे कि मोक्ष हो सकता है, लेकिन वो क्लियर नहीं थे। लेकिन वो ये कहते थे कि जो आप यहाँ पर कार्य कर रहे हो वही सत्य है, केवल प्रयोग परीक्षण होना चाहिए और कार्य एवं कारण का संबंध होना चाहिए। जैसे हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, हवा नहीं चलती है तो पत्ते नहीं हिलते हैं। अब उन्होंने क्या कह दिया ब्राह्मणों ने इस बात को लेकर के कि हवा ही क्यों चलती है? हवा भी तो भगवान चला रहे हैं। तो उन्होंने तर्क दिया कि हवा का चलना एक जियोग्राफिकल मूवमेंट है, तभी हवा चल रही है। पृथ्वी नहीं घूमेगी तो हवा नहीं चलेगी। उन्होंने फिर तर्क दिया पृथ्वी क्यों घूम रही है, इसको भी तो भगवान घुमा रहे हैं। फिर उन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत माना कि ऐसा कुछ होता है। देखो कहते हैं ना कि एक जो लोग भगवान को मानते क्या होते हैं उनको आस्तिक। एक आस्तिक इस प्रकार की या इस प्रकार के तर्क देता है कि आपको उनके तर्कों से घिन आने लगती है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप बोल कैसे रहे, ये भी तो बोलने का जो सिस्टम भगवान ने दिया है वो आपको किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो हर जगह कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर आ ही जाएंगे। आप कितना भी तर्क दे दीजिए, जहां पर तर्कशील व्यक्ति ना मिले आपको वहां आप खामोश हो जाएं कि भैया तुम जूता हमारा, बात खत्म हो जाएगी बात। वो भी खुश हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या बन गया है। लिखो अगले, देखो 58। शतरंज का खेल कहाँ पैदा हुआ था? कठों पैदा हुआ? भारत में इसका ओरिजिन हुआ है। 49 का डी लगाओ। भारत है। भारत से ईरान गया, ईरान से अरब, अरब से यूरोप, यूरोप से चीन और चीन से फिर वापसी भारत में। 49 का हाँ गुप्त द्वारा कर रहित कृषि भूमि दान की जाती थी। ठीक है, ब्राह्मणों को लिख दो। 49 का ब्राह्मण कर दो। 45 में गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का वही जो उन्होंने रखा होगा, छठा भाग। सही है, बी लगा दो। 49 का सी, 45 का बी, 38 सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से? आयरलैंड से। इन नोट्स में आपके लिखित है बात।
गुप्त संवत की स्थापना किसने की? किसने? कौन सा चंद्रगुप्त? श्रीगुप्त? सही सही बोलो। चंद्रगुप्त प्रथम। 43। प्राचीन विश्व में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन? कितने लोग कह रहे हैं गुप्त? सही कह रहे हो। क्यों? सबसे ज्यादा सोने सिक्के मिलते हैं इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ आप बताएंगे। सबसे प्रतापी राजा आए थे इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्रतापी राजा क्या मौर्य युग में कम थे? प्रश्न आ जाए मेंस का, प्रश्न आ जाए मुख्य परीक्षा का, गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? सविस्तार वर्णन कीजिए। कहाँ लिख के आएंगे? आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। आर्थिक स्थिति में क्या मजबूत था? उनको आयात निर्यात कहाँ से होता था ये लिखेंगे आप, है ना। उसके लिए किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन हुआ था? दीनार क्या था? कांसापण क्या था? ये सब आपको लिखना पड़ेगा। दीनार, स्वर्ण मुद्रा, कांसापण, चांदी की मुद्रा, ये सब उल्लेख आप करेंगे नहीं करेंगे? निष्क मुद्रा का उल्लेख करेंगे नहीं करेंगे? दूसरा पॉइंट है कि देखिए आर्थिक रूप से मजबूत मौर्य भी कम नहीं थे, उनको तुमने स्वर्ण नहीं कहा। पॉइंट यही तो देखना है कि आप मेंस में लिख करके एग्जाम को समझा क्या रहे हो। अगर आपने कह दिया कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा गया है, उत्तर गलत हो गया। क्योंकि मजबूत तो आर्थिक रूप से मौर्य भी थे। हर्ष भी हो जाएगा बहुत मजबूत, क्योंकि हर्ष ये इधर उधर के चक्कर में पड़ा नहीं था, उसने केवल अपने साम्राज्य के विकास पर ध्यान दिया। दूसरा पॉइंट आएगा स्थापत्य कला का विकास। यहां तक कि स्त्रियों की दशा तक अच्छी नहीं थी गुप्त साम्राज्य में। तमाम प्रकार के प्रथाएं शुरू हो गई थी। सती प्रथा तो अच्छी चल गई थी, यहाँ पर बाल विवाह भी प्रचलित हो गए थे। स्थापत्य कला का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला के बारे में मैं आपको जैसे एंशिएंट खत्म होगा वैसे मैं आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस शुरू कर दूंगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ही बचा है। शायद वो मुझे 10 क्लासें और देंगे मुश्किल से, मुझे अंदाजा है। 10 क्लास में पूरा आपको कल्चर भी पूरा कराना है और हिस्ट्री पूरी करानी है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कहाँ हो रही है? आर्ट है, हाँ प्री में नहीं आता है, प्री वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई काम नहीं है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री अगर मजबूत होती है आपकी तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा पढ़ पाते हैं, वो उससे रिलेट होता है। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के ही अकॉर्डिंग चलता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किससे होता है? सही है। देखो इसमें भड़ौच भी और डी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी, ये भी हैं पत्तन ही। लेकिन जो गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो था हाँ गुजरात भड़ौच। कोने पे शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? कौन है सही? चंद्रगुप्त। बताओ कुछ मुझे इसके बारे में। रिवीजन कहते हैं कि इसी को तो रिवीजन कहते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए हैं कि आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में है या नहीं है। आप दिन रात पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है। आप पूरे साल भर पढ़ते रहना, और अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन नहीं लगा है आप अगले 200 साल तक पढ़ते रहना। आपकी अगले की 400 पीढ़ियां तक आगे से निकाल पाएंगे। जब तक आपको ये ना मालूम चल जाए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अरे ज्यादा हो गया, लेकिन
समझो बात को। ये थोड़ी ना करें कि 200 साल में 400 पीढ़ियां कैसे हो जाएंगी। 200 साल में अधिकतम तो आपकी 4 पीढ़ी हो पाएंगी। बात को नहीं समझते तुम लोग, भावना समझा करो हमारी। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने है द्वितीय है इसका आंसर? अरे वही है जो अपने भाई को मारे थे और ध्रुव से, उनकी जो पत्नी थी ना ध्रुव देवी, उनसे ब्याह किए थे। समझ गए नहीं? आगे बढ़ते हैं। पूरा याद दिलवाना पड़ता तुमको। और पता इसने उसको मारा कैसे था, शक शासक को मारा कैसे था? जब रामपाल हार गया, मैं आपके गांव के किसी रामपाल की बात नहीं कर रहा हूं, या आपके किसी मतलब पेरेंट्स का नाम हो, उनको भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। रामपाल ने हारने के पश्चात अपनी जो उनकी जो बीवी थी उसको शक शासक को सौंप दी, मतलब सौंपने की संधि कर ली कि हमारे यहाँ की कन्याएं आपके यहाँ जाएंगी। ऐसे ही होता था पहले, सारे युद्ध होते तो या तो स्टेट को लेकर के होते थे या फिर कन्याओं को लेकर होते थे। दूसरी बीवी देखी, अच्छी लगी, अब मांग ली, बोले हमको दे दो, उसने मना कर दिया तो उसमें युद्ध कर दिया। तो कुछ भी करते थे। जब इसने संधि स्वरूप अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए बात कर दी तो चंद्रगुप्त ने कहा कि देखो भैया ये गलत काम कर रहे हो, उनको मत दो। हाँ बोल नहीं ऐसा तो होगा। तो वो क्या करता है, ध्रुव देवी से जाकर के मिलता है, ध्रुव देवी अर्थात उसकी भाभी, उनसे आकर मिलता, कहता कि देखो जब सारी कन्याएं जाएंगी तैयार होकर तो उन तैयार होने वाली कन्याओं में तुम घर पे ही रुक जाना, मैं साड़ी पहन करके मैं चला जाऊंगा। तो ये जाता है, सच में ये जाता है, और जाने के पश्चात में ये उसके कमरे में प्रवेश करता है, क्योंकि वो आदेश देता है कि ध्रुव देवी को बुलाया जाए। और जब ये अंदर जाता कमरा तो खंजर से भोंक के उसकी हत्या कर देता है, चुपचाप भाग आता है। अब वापसी में आकर के ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। अच्छा, ध्रुव देवी रामपाल के पास क्यों रुक जाए भाई? उसने तो उसको बेच ही दिया। तो उसने कहा यार तेरी तो बस की बात है नहीं कि तू रक्षा कर सके, जो हमारी रक्षा करेगा हम उसके पास रहेंगे। हालांकि उसके बड़े भाई ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए आदेश दिया था। उसको पता था कि इसने ध्रुव देवी की जान बचाई है या उसको वहां जाकर उसकी आत्मरक्षा की है, उसके सम्मान की सुरक्षा की है, तो जाहिर सी बात है कि अब ध्रुव देवी मेरी नहीं रही, किसकी हो जाएगी? मेरे छोटे भाई की। तो उसने कहा इसको मार दो। लेकिन ध्रुव देवी के अंगरक्षकों ने यह बात ध्रुव देवी को बता दी। ध्रुव देवी ने उनके स्थान पर अपने अंगरक्षक भेजकर उन सैनिकों को मरवा दिया और फिर रामपाल मरवा दिया। फिर दोनों आपस में विवाह कर लिए, बात खत्म हो गई। आई कहानी समझ में? अगला नंबर 16, किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? सी लगाओ, स्कंदगुप्त है। इसको हूणों का संहारक भी कहा जाता है। निम्न में से गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था, कौन है ये? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, कौन? कुछ तो जवाब दे दिया करो आप लोग। बी लगा दो, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। जबकि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको नोट्स में लिखाया गया है। नोट्स में मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास वो चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट तक पहुंच जाते, जो मैंने नोट्स लिखा है आज तक आप लोगों के लिए। नहीं समझ रहे हो ना, नुकसान देगा ये। ऑप्शन बी लगा दो, समुद्रगुप्त। कहाँ पहुंच गए? 15 में? अच्छा हाँ 15 है। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था।
उत्तर तुमको मिल चुका थोड़ी देर पहले। चलो सी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या समुद्रगुप्त? किसको? ऑप्शन डी लॉक करो। प्राचीन भारत का नेपोलियन, ठीक है। नंबर 1 पे आओ। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। 319 से 500, 319 से 324, 325 से 375, 566 से 597। पहला लगभग 450 से पौने 500 वर्ष तक माना जाता है ना, वो सॉरी 200 से 250 वर्ष, 200 वर्ष माना जाता लगभग। इसके अलावा कौन शासक था जिसने 200-250 वर्षों तक शासन किया था? भाई ये तो गुप्त हो गए, लगभग 200 वर्ष। और कौन सा वंश था जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया? या मैं यूं कहूं कि प्राचीन काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले किसी एक राजवंश का नाम बताओ। हाँ मत बताओ। सातवाहन भैया, भूल गए का? अगला, सारे हो गए। चलो ठीक है, बहुत क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है ना। 34 क्वेश्चन के आंसर और आपको 34 प्रश्नों में आपको कम से कम 100 उत्तर मिले होंगे। हाँ जी, 319 से 500, ठीक है। अब अपनी कहानी शुरू करते हैं आज के सेशन। क्या थोड़ा तेज बोल दिया करो, तेज। हाँ, मौखरी शासक में क्या क्वेश्चन क्या है? अरे मेरा प्रश्न क्या खाली मौखरी शासक बोल रहे हो? प्रश्न पूरा क्या है? मौखरी शासक का राजा कौन था? कल बताए थे, ईशान वर्मा, ग्रह वर्मा, है ना। और ग्रह वर्मा का साला कौन था, यानी उसकी ससुराल कहाँ थी? जोड़ो। देखो ये बात है आपको, रटने की कभी सोचना मत। यूपीएससी में रटने का कोई काम नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपको याद कर करके लाना, तो याद करने का मतलब है रटना। याद मत करो, ना रटो, केवल चीजों को रिमेन करो, चीजों को अन्य जगहों से जोड़ो। अगर उन्होंने मौखरी बोला, पॉइंट को समझो। हमने क्लास को शुरू करने से पहले एक मैप बनाया था। मैप में हमने मौखरी, मैत्रक, ये सारे लोग लिखे थे ना। अब मौखरी वंश का जो शासक था वो कौन था? कौन था? ईशान वर्मा। उसके बाद में कौन आया? ग्रह वर्मा या ग्रह वर्मन, ठीक है। ग्रह वर्मा की शादी किससे हुई थी? राजश्री से हुई थी। और राजश्री कहाँ की थी? थानेश्वर की थी। और थानेश्वर का राजा कौन था? राज्यवर्धन, है ना। अब राजश्री किसकी बहन हो गई? चीजों को जोड़ोगे आपस में, अपने आप आ जाएंगी वो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिमेंड किया करो। तो अभी ये क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न क्या था आप बताओ? मौखरी की राजधानी कौन थी? तो मौखरी जो था वो था कन्नौज, राजधानी इसकी यही थी। क्लियर। बाद में थानेश्वर का राजा कौन बन जाता है? हर्षवर्धन बन जाता है। हर्षवर्धन जब पता होता है कि ग्रह वर्मा की मृत्यु हो गई, राजवर्धन मारा गया है, तो
तो हर्षवर्धन के समय थानेश्वर से राजधानी कहाँ हो जाती है? अपने यहाँ। अगर कोई ये पूछे कि वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पहले पूछेगा तो क्या लगाएंगे? लेकिन अगर पूछ ले हर्ष की राजधानी कहाँ थी, ये भी पॉइंट है। हर्ष से पहले राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। छोटे छोटे क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको, अगर आपने ध्यान नहीं किया। हाँ, विक्रम संवत आपकी शुरू हो जाती है 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत शुरू हो जाती है आपकी शायद 319 में। बस ठीक है, आगे का पॉइंट शुरू करें हम लोग। चलो ठीक है, हर्ष की बात करते हैं। हर्ष कंप्लीट हो गया था कल, मेरे ख्याल से हो गया था कल ना। तो इसको हर्ष को दिखाते हैं जी, बताते हैं। कलि संवत, जिसका हमको पूर्ण उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, कुछ बातें केवल आती हैं। कलि संवत 3000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इसका मतलब कि ये सबसे पुरानी और प्राचीन संवत है। कलि का संवत जोड़ा गया है अपने कलयुग से, बस इसका और कोई महत्व नहीं है। हम देखो विक्रम संवत को भी कम याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं? शक संवत को। हमारा हिंदू कैलेंडर किससे शुरू होता है? शक संवत शुरू होता है। एक और कोई संवत आती है जो 78 ईस्वी से शुरू होती है, क्या नाम है उसका? जब याद आए तो बता दिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, ऐसे तो काम ना चलने वाले। काहे आप भूला कोचिंग को बदनाम करोगे? हालांकि बदनाम तो ये वैसे बहुत है, समझ गए। अगर पीलीभीत से 2025 तक मैंने अगर कोई आईएएस नहीं दे पाया मैं, तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। हर पीसीएस तो मैं दे दूंगा इस बार। मेरे 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंस लिखा इस बार, 2 में पीसीएस तो दूंगा इस बार, पक्की बात। 2022 की मैं पीसीएस दूंगा। संभावना होती है, वो इतने डेडिकेटेड हैं। भले ही वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू में चूक जाए, क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी है। इंटरव्यू भले ही वो चूक जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे 2 विद्यार्थी इस बार पीसीएस बन जाएंगे। हालांकि मैं उनको 2020 से पढ़ा रहा हूँ। ये अभ्युदय आई भी नहीं थी उस समय, तब से पढ़ रहे हैं। और यहाँ वो कभी नहीं आए, इस क्लास में वो कभी नहीं आए। मतलब अभ्युदय में इधर कभी नहीं आए वो यहाँ पर। उनको पता है कि हमें क्या वहाँ मिलेगा, क्या हमको यहाँ मिलेगा। वो हमारी क्लास में आते थे। अब उन्होंने, क्योंकि उनका सब कुछ परफेक्ट हो गया है, तो मैंने उनसे कोचिंग करने के लिए मना ही कर दिया है। कोचिंग में अब केवल टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको सब कुछ पता है और आप डेडिकेटेड भी हैं और आपको गाइडेंस भी अच्छी मिल रही है पहले से ही, और आपने 2 बार प्री निकाल दिया और फिर उसके बाद मेंस भी लिख लिया हो, तो आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे आपको कोई भी हो। तो उम्मीद है मैं इस बार 2 पीसी सच्चाई दे दूंगा। एसडीएम ना बने तो कम से कम डीएसपी या फिर तहसीलदार तो बन ही जाएंगे। तहसीलदार भी मामूली बात नहीं है। यही तो पॉइंट है ना, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं दे पाएगा। यहाँ तो हम कुछ बातें बोलने से भी डर सकते हैं, क्योंकि मामला प्रशासनिक तौर पर होता है। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से किसी बच्चे को सही से डांट तक नहीं सकता। यहाँ का वो हाल है, मैं उसको डेडिकेट कर भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर इतना स्वतंत्र नहीं हूँ मैं। यहाँ पर जरा सी बात होती है तो बच्चे डीएम पर पहुँच जाते हैं। ऐसा हो चुका है इस क्लास में, तो कहानी यहाँ पर ये खराब हो जाती है। इसीलिए जो कुछ भी बेहतर चलता है वो चलता है हमारे अपनी क्लास में। नहीं आएगा तो हमारा नुकसान है केवल, और तो कोई नुकसान है नहीं। निकलेगा तो हमारा फायदा है। अब अगर हमारे दोनों बच्चे अगर निकल गए तो शायद है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पीलीभीत में फिर, और जो अब नई क्लास शुरू की है उसमें भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि 2022 मतलब 23 तो उम्मीद कम है, लेकिन 24 तक वो क्लियर कर देंगे। क्योंकि बच्चे का जो मतलब ना मेहनत होती है उसको देख के लग जाता है कि हाँ यार ये बच्चा कुछ कर जाएगा। जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट में उनके अच्छे खासे नंबर आते हैं, और मैं टेस्ट वो लेता हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ाया तक नहीं होता है। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी थोड़ी ना कि वही आ जाए।
ये मैंने गारंटी कभी ली है अपनी क्लास में? अब भी नहीं ले रहा हूँ मैं, ऑन द कैमरा नहीं ले रहा हूँ गारंटी में। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ ही जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आयोग मेरे चाचा का आयोग नहीं है वो कि मेरे से पूछेगा बेटा क्या पढ़ा के आया हो, प्रश्न इसी में से निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से वो क्वेश्चन निकालते हैं। तो हम केवल टॉपिक को समझाते हैं। हम आपके टोटल टॉपिक में से कितना दे पाते हैं? मात्र 10%। बाकी का 90% किसको पढ़ना है? आपको घर पर आपके बुक से, आपके नोट्स से। फिर वो आपने कहीं से चाहे नोट्स उठाए हो, चाहे आप कहीं से बुक्स लेकर के आए हैं, हम आपको ये बताते हैं कि 10% की चीज को यूटिलाइज कैसे करना है। पॉइंट केवल इतना होता है, आप सिर्फ पढ़ने का तरीका सीखते हैं। अगर हमने हर्ष की बात की है, हर्ष की हमने अगर कुछ बिंदुओं की बात की है, तो जब आप हर्ष का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लास में बताए गए शब्द आपको याद आएंगे। आप फिर उसके द्वारा उसको ज़्यादा रिमेंड कर पाओगे। जो आप कहेंगे अच्छा हाँ ये तो बात बताई गई थी, अच्छा ये वाला ऐसे करके। और फिर उसको और बेहतर करने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर एक हो गई ना, एक ही हुई है। इस पूरे दूसरे सेशन तक वो पहली टेस्ट सीरीज हुई है आज तक। इससे पहले कभी कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। अब वो कैसी थी? किसी ने मुझे क्वेश्चन दिखाए नहीं, क्वेश्चन कैसे थे? अगर ऑफलाइन हुआ हो तो दिखा दो मुझे। कोई लेके नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर ये तो हो गया पॉलिटी का। अभी हिस्ट्री का नहीं हुआ है। अच्छा, टोटल जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे टोटल। चलो नो कमेंट्स, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आगे की कहानी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपनी कहानी में। हम लोगों ने हंस तक देख लिया ना कहानी। उत्तर काल में विभिन्न प्रकार के राजवंशों का उदय हुआ था, जिनमें एक वंश कौन सा था? पुष्यभूति वंश। ठीक। उसके बाद में एक और आता है वंश, कौन सा वंश? पाल वंश आता है। उसके बाद में आता है सेन वंश, ठीक है। ये कुछ प्रमुख वंश है, लेकिन हम लोग लोगों ने पढ़ किसको लिया? पुष्यभूति वंश को पढ़ लिया। पुष्यभूति वंश कौन सा? हर्षवर्धन। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसको भी देखते हुए निकल जाएंगे। सेन वंश में कुछ भी नहीं है, इसका क्वेश्चन शायद ही कहीं फंस गया हो, वरना क्वेश्चन इसका नहीं आता। पॉइंट ये है सारा ज्ञान किताबों में उपलब्ध है, लेकिन पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको सेन वंश यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हमको कश्मीर के राजवंशों को, उत्पल वंश हो गए, ये सब लोहार वंश हो गए, सब नहीं देखना है। समझ गए? ये कश्मीर के राजवंश में आता है, सेन वंश के आगे। उसके बाद में मेन वंश आता है, इसको क्या कहते हैं? राजपूत वंश। राजपूत वंश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस राजपूत वंश में भी एक प्रक्रिया आती है, वो लोग हम लोग देखेंगे कौन सी। प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के आगे थोड़ा सा एक शब्द और लग जाता है,
किसको कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुर्जर और प्रतिहार अलग अलग है, लेकिन आज तक के इतिहास में हमने ये देखा है एंशिएंट पढ़ने के क्रम में कि ये दोनों वंश कैसे हैं? एक है, सेम है। इनका एक मतलब अलग है, वो मैं आज जब राजपूत पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। फिर आता है चंदेल वंश। परमार वंश, और आता है शाकंभरी के चौहान वंश। आगे समझ में क्या बात कर रहा हूं इस समय? कि जितने वंश मैंने लिखाए हैं ये कौन सी जाति से संबंधित है? राजपूत जाति से संबंधित है। इसके अलावा आता है आपका गहड़वाल। गहड़वाल हमने नाम सुना नहीं सुना है? नहीं सुना होगा तो सुन लो। एक आता चालुक्य वंश। कितना दर्द होता है जब ये मालूम चल जाए कि बहुत पढ़ना है ना? दिक्कत यही है कि जब हमको नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, ये आपकी समस्या नहीं, ये सबकी समस्या है। तो बहुत समस्याएं आती हैं। हम केवल थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? गुर्जर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? शाकंभरी। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यही तो पॉइंट है। हमको पढ़ना क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप अगर पूरा इतिहास पढ़ोगे तो पीएचडी 5-5 साल में लोग करते हैं और केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में भी उनके पास एक टॉपिक होता है। मॉडर्न से पढ़ रहा है तो मॉडर्न का कौन सा टॉपिक? केवल गांधीवाद पे अगर आपको पीएचडी करनी है तो केवल गांधीवाद पे पीएचडी करने में आपको 5 साल लगेंगे, मिनिमम 3 साल। 3 साल से पहले आप पीएचडी कर नहीं सकते फाइनल। तो 3 साल तक आप सिर्फ गांधी पढ़ रहे हो, इसका मतलब इतिहास कितना भारी है। और आप सोच रहे हैं कि हम पूरा इतिहास पढ़ के यूपीएससी निकाल देंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इन टॉपिक्स में देखो हमने पुष्टिभूति देख लिया, ठीक। पाल की बात करेंगे थोड़ी सी भी, हम फिर बात करेंगे थोड़ी सी प्रतिहार की, या फिर मेन पॉइंट का कहाँ ले आएंगे हम लोग? चौहान पे। मिटाए इसको, चाहो तो नोट कर लो। और जहां तक है ना, कोशिश किया करो कि व्हाइट बोर्ड पर मेरे द्वारा लिखी जाने वाली जानकारी आपके पेज पर होनी चाहिए। अगर मेरी रिकॉर्डिंग करके बुक्स की और किताब छापी जाए तो उसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। जो शब्द निकल रहे हैं ना वो यूं ही शब्द नहीं है, उन हर एक लाइन के, हर एक वाक्य के मायने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर जी आप कहो अपनी तारीफ अपनी आप की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है जो मैं ये बात कहूँगा यहाँ पर, लेकिन अगर आपने ध्यान दे लिया तो सच में फायदा हो जाएगा। बिठाए इसको, चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही है? क्योंकि ये बता रहे ये नहीं होता तो दिक्कत आ जाती है। चालुक्य वंश है, ये सब राजपूत हैं। और जब हम इसे खत्म करके, हमने इसे खत्म कर दिया ना, इसे खत्म करने के बाद जब इन क्षेत्रों में आते हैं तो ये आपका एंसेंट नहीं हो जाता है, ये आपका हो जाता है किसमें? मिडाइवल में। इसको क्या बोलते हैं? प्री मिडाइवल, पूर्व मध्यकाल। एंसेंट आपका खत्म। अगर मैं दक्षिण भारत के इतिहास को छोड़ दूं तो आपका एंसेंट खत्म हो गया है। जहां तक हो सका तो हम लोग कल पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास को दर्शाता है, जिसमें चोल वंश भी आएगा, पांड्य वंश भी आएगा, चेर वंश भी आएगा, और चोर, चेल, पांड्य, इन तीनों को मिलाकर के दक्षिण भारत का इतिहास खत्म। हो सकता है कि मैं अभी थोड़ा सा उल्लेख करूंगा, किसका? चोल वंश का। ठीक है, आप पिटाते हैं ना।
ये क्या है? ये है भारत। हालांकि भारत थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया बहुत। तो क्या है ना कि जो हमारा डॉलर है, ना कमजोर हो रहा है, तो भारत सिकुड़ रहा है, थोड़ा सा कमजोर हो गया, बाकी ठीक है। यहां पर एक जगह है, इसको बोलते हैं बंग। आजकल इसको बोलते हैं बंगाल। जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं उसको बंगाल ही कहेंगे, बंग ना कह करके क्या कहेंगे? बंगाल कहेंगे। तो बंगाल में एक वंश की उत्पत्ति होती है, इसको कहा जाता है पाल वंश। पाल वंश के ठीक इधर यहां पर एक जगह होती है, इसको कहते हैं कन्नौज। कन्नौज से ऊपर एक जगह कौन सी थी? याद करो, कौन से? थानेश्वर। थानेश्वर की थोड़ी सी बराबर में यहां पर हम अगर आएंगे, राष्ट्रकूट वंश के कुछ लोग यहां पर अपना शासन कर रहे होंगे। जैसे पहले यहां पर ध्रुव जैसा कोई व्यक्ति हुआ करता था, मैत्रक वंश, याद करो, कल बताए थे। अच्छा, हम काहे बताए थे? केवल शौक के लिए कि हमको लिखते हुए अच्छा लग रहा है? नहीं भाई, उसकी जरूरत पड़ती है। आपसे क्या कहा था कि पढ़ने की क्रम में जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैंने बताया था मैत्रक वंश, ध्रुव सेन के साथ हर्ष की बेटी का विवाह हुआ था। ध्रुव के साथ लड़ाई हुई पहले हर्ष की, और हर्ष ने ध्रुव सेन को हरा दिया, लेकिन व्यवहार अच्छा था और मजबूत शासक था, तो उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। यहां पर राजस्थान का क्षेत्र है, और यहां पर आ जाएंगे गुर्जर। प्रतिहार, ठीक, इतना मैं समझ में आ रहा है? चीजों को ध्यान से देख लेना। फिर आपसे मैं कह रहा हूं कि इनकी फिर से जरूरत पड़ेगी। यहां पर कौन सा शासक है? पाल वंश का शासक है। यहां पर क्या है? कन्नौज है। थानेश्वर यहां पर है, लेकिन कोई एक समय था जब ये एक हो गए थे, हाँ कि ना? थानेश्वर और कन्नौज एक हुए थे नहीं हर्ष के शासनकाल में। इसका मतलब कि दोनों एक ही बात हो गई। अब राजधानी कन्नौज है इस समय। अब हर्ष तो निकल लिए 647 में। हर्ष का शासनकाल 606 से लेकर के 647 तक था, लेकिन 647 के बाद में ये पूरा क्षेत्र राजा विहीन हो गया। तो अब पॉइंट ये है कि जब तक हर्ष था, हर्ष ने इसको आर्थिक, सामाजिक और सैनिक रूप में बहुत मजबूत कर लिया था। तो जरा ये बताइए कि क्या कोई नहीं चाहेगा कि इस पर हमारा शासन हो जाए? चाहेगा ना? तो क्या होता, देखो यहां का जो गुर्जर प्रतिहार लोग हैं वो इस पर अटैक करेंगे कि मेरे कब्जे में आ जाए। ये राष्ट्रकूट है, ये इस पर अटैक करेंगे, मेरे कब्जे में आ जाए। और पाल शासक भी इधर अटैक करेंगे कि मेरे राज्य में शामिल हो जाए। इसका मतलब है कि इस समय कन्नौज को प्राप्त करने के लिए एक भेड़िए की तरह 3 शक्तियां मुकाबला कर रही हैं। और ये मुकाबला 1-2 वर्षों तक नहीं चलेगा, 200 सालों तक चलेगा। सभी अपने अपने वंश के शासक इस पर आक्रमण करते रहेंगे, 200 साल तक कहानी चलती रहेगी। इसी को कहा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट, यानी 3 लोगों, इसका नाम क्या आपको पता है? ट्राइपॉड। का है 3 टांगे। ये भी क्या है? 3 गुट इससे लड़ रहा है, तो इसको क्या बोला गया? ट्राइपॉड भी कह सकते हैं या ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर शासन करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे, जब यहां का शासन खत्म हो गया तो आसपास के क्षेत्र अपने अपने आप को राजा समझने लगे। इस क्रम में क्या हुआ कि यहाँ की जो जनता थी आसपास के क्षेत्र में, वो हो गई परेशान, क्योंकि यहाँ का शासक पहले हुआ करता था शशांक। ध्यान करो, गौड़ वंश का शासक शशांक,
वो भी तो निकल लिया भाई, यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा कौन जी पाता है। उसके पश्चात में यहाँ के लोगों ने अपने यहाँ एक व्यक्ति को चुन लिया कि हमारे राजा कौन बनोगे, तुम बनोगे, और उसका नाम क्या था, गोपाल। तो अब देखो एक वंश की स्थापना हो गई यहाँ पर, इसको मिलाते हैं। मैं त्रिपक्षीय संघर्ष आपको लिखवा दूंगा। गोपाल, गोपाल कौन से वंश का है, पाल वंश का है। ऐसा पहली बार हुआ है उस इतिहास में कि किसी राजा का चुनाव लोगों ने अपनी मर्जी से कर लिया। लेकिन क्या लगता है कि उसे जनता ने चुना होगा? जनता के कुछ प्रतिनिधि लोग होंगे जो शक्तिशाली होंगे, उन्होंने किसी को उठाया, उसका शासक बना दिया। थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, बाकी वो भागते हुए चलेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी अच्छाई ये रही है कि इसने एक ओदंतपुरी नामक मठ का निर्माण किया। थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन बोला था उदंतपुरी, वो क्या है ये, और ये वर्तमान में कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। उसके पास, उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति आता है धर्मपाल। अब धर्मपाल को जोड़ेंगे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष से। बहुत शक्तिशाली शासक था ये, और शक्तिशाली होने के कारण इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी सेना भेजी, और वहां का एक शासक था जिसका नाम था इंद्रायुध। क्या नाम उसका, इंद्रायुध। इंद्रायुध को इसने हरा दिया, किसने, धर्मपाल ने। और फिर किसको शासक बना दिया, चक्रायुध को। समझ आ रही है? पाल वंश का संस्थापक कौन था, धर्मपाल। गोपाल था। गोपाल को जनता ने अपनी मर्जी से बनाया। गोपाल ने ओदंतपुरी नामक मठ की स्थापना की 750 ईस्वी में। कब की, 750 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा शासक कौन आया, धर्मपाल आया। धर्मपाल ने किसको हराया, इंद्रायुध। कहाँ हराया था, कन्नौज कराया था। कहाँ का था, कन्नौज का था। इंद्रायुध को हरा दिया, उसके भाई को क्या बना दिया, चक्रायुध को वहां का राजा बना दिया। लेकिन ये किससे हार गया, ये राष्ट्रकूट शासक से हार गया। दूसरा पॉइंट है, ये और शासक से हारा जिसका नाम था वत्सराज। क्या नाम था इसका, वत्सराज। वत्सराज कौन था, वत्सराज प्रतिहार वंश का शासक था, जिससे ये हार गया। कौन हारा, धर्मपाल। यानी वत्सराज ने किसको हरा दिया, धर्मपाल को हरा दिया। इन दोनों की खासियत क्या थी कि ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दूसरी बात है कि वत्सराज कौन से धर्म का अनुयायी रहा होगा, राजपूत है। जाहिर सी बात है कि वह हिंदू धर्म को मानता होगा, तो कहीं ना कहीं इनकी बौद्ध धर्म से इनकी इतनी आस्था नहीं रही होगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं किया इन लोगों ने कि इनने अन्य लोगों को मारा हो, शशांक की तरह। शशांक कौन था, ब्राह्मण था, और इसने हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। अरे समझ में, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है, देवपाल। कौन आता है, देवपाल। देवपाल एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था, सुलेमान आया था। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, प्राचीन काल में अरब यात्री एवं लेखक सुलेमान किसके शासन काल में आया था, यह हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। ये सारे सेम होते हैं, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल। हमको ऐसा लगता है यार पता नहीं कौन सा है, तो कहानी हो जाती खराब, ठीक है। और एक शासक जो धर्मपाल बताने भूल गया मैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने कौन से धर्म की शिक्षा दी जाती होगी, बौद्ध धर्म की। कौन से धर्म की, बौद्ध धर्म की। लेकिन बौद्ध धर्म की कौन से शाखा की शिक्षा दी जाती थी, कौन सी, वज्रयान की। न हीनयान न महायान। कौन सा यान हो गया, वज्रयान हो गया,
ठीक है, समझ आ रही है? अब बात करते हैं हम लोग राजपूत वंश की। कुछ नहीं है इसमें, बस खत्म है कहानी। थोड़ा सा नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। है ही नहीं कुछ इसमें ना, मतलब इन छोड़ने वाला था मैं। हाँ, वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा, ठीक है। ऐसे कई लोग इसमें आए थे जिन्होंने अन्य अन्य चीजों को मान, जैसे मान लीजिए महायान और हीनयान, थोड़ा जोड़ते हैं इसको, ठीक है। महायान जो था वह किसी न किसी प्रकार से देवता मानता था, किसको? बुद्ध को। हीनयान क्या था? हीनयान तर्क पर आधारित काम करता था। वो कहता था कि भगवान बुद्ध भगवान ना होकर के कौन है? एक पुरुष है। उसी हिसाब से फिर हीनयान में और वज्रयान में जिसका अंतर हुआ, ऐसे भी महायान की कुछ शाखा बन गई, जिसको कहते हैं वज्रयान, सर्वास्तिवादी, ब्रह्मस्तिवादी। तो उन्हीं में से क्या हो गया? वज्रयान, ठीक है। ये लोग तर्क को मानने लगे थे, ये हो गया वज्रयान। किसी दिन मैं आपको किसी प्रकार से मैं कोई इकट्ठा कर दूंगा, चाहे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तभी आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। पाल वंश टाइम हो गया? हाँ, टाइम हो गया अपना। तो हम लोग इसकी थ्योरी नोट करेंगे अब कल, ठीक है। मेरी कहीं और क्लास होगी ना 12 बजे, नहीं जाना होगा। 12 से अपना 3 बजे खाली होगा यार, फिर 3:30 के बाद फिर एक और बैच है 4:30 बजे तक। तो मैं शाम तक बिजी हूँ। अभी सुबह निकल आया मैं 9 बजे, अब मैं 9 बजे शाम को 5 या 6 बजे घर पहुँचूँगा। मैं यही नाम रखते लगे, उधर कहीं उधर कहीं उधर। ओरिजिनल लगानी होगी।